नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं भी मेरे लंच चला लूं। बैटरी डाउन हो जी वो मोबाइल याद आने। हाँ जी, नमस्कार सबको। ग्राम सेवक परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। ग्राम सेवक परीक्षा डेट एग्जाम डेट हैज बीन डिक्लेयर ही होगी। एग्जाम डेट डिक्लेयर। ठीक है, अब मैं मेरे लैम भी टाबरो चला लियो एक बार को थाने भी पूरा को लागे, मैं भी थोड़ा सो देख ली क्योंकि मैं आज लाइव आ रही हूँ तो मैं तो देखूं, बाकी कोई देखे नहीं देखे। चलो वाइब्रेशन ऊपर मार तो ऐड आइड आ रहे। आ जाओ, नमस्कार सबको, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। क्या ऐड आए है, मतलब ऐड दे बिना नहीं रहे आजकल तो। ऐड भी दो दो आने लग गया, एक एक को नहीं आ। तो ध्यान रखिए यहाँ आगे दी गुरुजी ऐड बंद कर दिया। ऐड बंद को नहीं, उसका ये यूट्यूब पॉलिसी है, कह दी गुरुजी ऐड डिस्टर्ब हो रहा लेकिन बंद कौन कर सका ऐड। ठीक है, आ जाओ भाई। अब मैं एक दो कमेंट भी पढ़ लूं कि कौन मन के कहना चाह रही है। चलो सर समझ में नहीं आ रहा है, तैयारी रीट की करें या वीडियो मैन की करें, फिर रीट मैन की करें या फिर पॉलिटिक्स लाओ। तन बेरो है कि तन कौन सो बढ़िया आवे। जैसे मैथ तेरी अच्छी है, रीजनिंग तेरी अच्छी है तो तू मैन की तैयारी कर, और तेरी साइकोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट वगैरह अच्छी है तो तू रीट की तैयारी कर। ये तेरा फैसला है, तुझे पता है तुझे क्या आता है क्या नहीं आता। तुझे रीट वाला सिलेबस ज्यादा आ रहा है या मैन का ज्यादा आ रहा है, ये तेरा फैसला है, तुझे ही लेना है। ठीक है, दूसरे ने पूछिए कौन लेकर है, हर काम पूछिए थोड़ी करोगे, ब्याह हो जाओगे बाद पूछिए करोगे यूट्यूब पर अब मुझे क्या करना है। हाँ कपूर डी से राम 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 राम। नमस्ते सर, व्हाट्सएप पर हूँ। कौन सा व्हाट्सएप पर है तुम? हाँ श्री कृष्णा, सपना एक देखोगे मुश्किल दो। सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलो, ग्राम सेवक के हाँ जी कोर्स ले रखा है। क्या ले रखा है कोर्स? बढ़िया बात है, ले रखा है तो काम आओ। सपना एक देखो सर जी, सेकंड ग्रेड फर्स्ट जीके का रिकॉर्डेड कोर्स खरीद रखा है। बेंच नंबर इतना है जिसे वीडियो अपलोड होते ही रोज, लेकिन पता नहीं चलता है कौन सी वीडियो अपलोड होती है। यहाँ थोड़ी एक रहे मैसेज आवे नहीं तो। चलो आ गए होंगे सारे, जो नहीं आए वो बाद में आते रहेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बाद में ही देखते हैं वीडियो को। आज हमारा वही चला था, राजस्थान अध्ययन के अंदर वही चल रहा था। पहली यूनिट से, पहली यूनिट बहुत बड़ी और पहली यूनिट से पर्सन भी बहुत सारे आएंगे। बराबर में आपका पेज चलना चाहिए। 10वीं क्लास के नोट्स बराबर में चलने चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे समझते समझते। आज जो आगे आपके टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है जनपद। जन माने क्या है? जनता, पद माने पद। जनपद का मतलब सीधा सा है राज्य। वर्तमान में हम बोलते हैं राज्य, जैसे राजस्थान में कितने राज्य, वैसे ही उस समय जनपद कहा जाता था। उस समय भारत के अंदर टोटल 16 जनपद थे। अगर आपने कभी महाभारत देखी है तो महाभारत में आता है कि मैं अंग देश का राजा कर्ण। इसका मतलब अंग एक क्या था उस समय? जनपद था। मैं चेदी नरेश शिशुपाल, मैं मत्स्य राजा विराट, मैं गांधारी नंदन नहीं, गांधारी नंदन नहीं, मैं गांधारी शकुनी। ये क्या है? ये राज्य थे उस समय। टोटल उस समय टोटल कितने राज्य हुआ करते थे? उस समय टोटल 16 राज्य हुआ करते थे। ग्राम सेवक को कोर्स चेंज होगे? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा, बाकी चीजें तो सही मेरे नहीं। ठीक है चलो देखो, तो वो जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, वेरी इजी नेम, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अलग अलग किताबों में अलग अलग, लेकिन मैन कितने माने गए हैं? 16 ही माने गए हैं। 16 जनपद यानी 16 राज्य थे, जिसमें एक राज्य था जिसका नाम था मत्स्य। एक राज्य मत्स्य जो था वो पूरा का पूरा इन द राजस्थान, पूरा का पूरा मत्स्य जनपद तो राजस्थान में मायने ही हो। यानी 16 राज्यों में से महाभारत के समय, उस समय जनपदों के समय 16 जनपदों में से एक जनपद, बाकी जो है कुरु सूरसेन अवंती इनका कुछ भाग आता था, कुछ सीमा आती थी। बाकी पूरो एक राजस्थान के अंदर जो नाम हो मत्स्य जनपद। भारत के जनपद हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपकी किताब में दे ही नहीं रखे। आपकी किताब में जितने दे रखे हैं हम तो उतने ही पढ़ेंगे। और जनपदों से एक पर्सन कन्फर्म आता है और लगभग पर्सन मत्स्य जनपद का ही आता है। लेकिन आप और भी देख लें थोड़ो सो। जैसे यहां पर एक जनपद था जिसका नाम था सीवी, जगह कुछ किताबां कीवी भी लिखते, जिसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। बहुत इंपॉर्टेंट है जनपद की एक एक की मध्यमिका, या जिसे कहा जाता था नगरी। यहां पर एक जाति रहती थी मेव, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता था? मेदपाट भी। ये चीजें नहीं दी गई है 10वीं किताब में। 10वीं किताब में सिर्फ इतना ही लिखा है कि सीवी जो है चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र था, लेकिन सीवी एक जन था वैसे।
राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ाई अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन डर लग रहा है पेपर कैसा जाएगा। बढ़िया करे गुना बढ़िया ही जागो। अस्पृश्यता का अंत सर ऋग्वेद में माना जाता है उत्तर वेद में। अस्पृश्यता का जो प्रारंभ हुआ था वो सूत्र काल में हुआ था। वैसे अस्पृश्यता ऋग्वेद काल में इतनी नहीं थी। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या है, सीवी, याद रह जाओ नीचे ही नीचे सीवी चित्तौड़ के आसपास का, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरी, रट्टा वाले साथ साथ में नक्शो बनाओगा, बराबर में नोट्स चालना चाहिए। नक्शो यहाँ बनाओ, झूठ को नहीं, यहाँ बनाओ हमेशा, थाने कौन सो सुमटनी मेलना है, यहाँ बनाओ नक्शो, राजस्थान को नक्शो, यानी ऊपर तीरियो लगा दियो और नीचे तीरियो लगा दियो, ओले यहाँ बना लो, कोई जरूर को नहीं, बिंग में भरता जाओ, इन तरीकों पढ़ो, साथ साथ में बढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या है बताया, सीवी। हमारे भारत के अंदर आक्रमण हुआ था किसका, सिकंदर का। सिकंदर के आक्रमण के समय, कब, 327 ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के अंदर उधर वाली साइड के जितने भी लोग थे वो राजस्थान की ओर आ गए थे, जिसमें से 3 जनपद आए थे, मालव, योद्धे और अर्जुनायन। माल, योद्धे, अर्जुनायन। सिकंदर के आक्रमण के समय 3 जातियां, 3 लोग आए, यही बाद में क्या बन गए थे, एक प्रकार से जनपद बन गए थे। कौन कौन से, योद्धे। सर योद्धे कहां है, योद्धे यहां पड़ता है। मालव जो है वो टोंक, योद्धे यानी ये एक ऐसी जाति है जो क्षत्रिय जाति थी, एक प्रकार से जो युद्ध करती थी, इसलिए इस जनपद का नाम क्या पड़ गया, योद्धे। जो कहां थी सर, तो योद्धे का अगर हम सीधा अगर जिक्र करें कि सर कहां थी योद्धे, तो ये मान लो सरस्वती नदी के आसपास मान लो योद्धे, तो नक्शा के ऊपर ऊपर लिख दो योद्धे, इधर कौन सा जनपद लिख दो आप, सीवी जनपद लिख दो। अब जो मेन और इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आवे, वो तो पढ़ना जरूरी है ही। क्यों, क्योंकि महाभारत में तो पता नहीं कितनी बार इन जनपद को जिक्र है। कौन सो, मत्स्य जनपद। 16 जनपदों में एकमात्र ऐसा जनपद जो पूर्णतः राजस्थान के अंदर है, ऑल इज वेल। पूरो ही क्या का मायना है, पूरो को पूरो ही राजस्थान का मायना है। 1 मिनट आप चल, पूरो को पूरो राजस्थान में वो है कौन सो, मत्स्य जनपद। मत्स्य एक जाति है ऐसा मानते हैं, जो ऋग्वेद के अंदर थी। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो आपको मैंने वेदों के अंदर करवाए है, आर्य सभ्यता के अंदर, और कौशितीय में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख किया गया। और महाभारत में तो भाई साहब बार बार इसका जिक्र हुआ है, क्योंकि पांडव यहीं आए थे क्या बिताने के लिए, अपना अज्ञातवास बिताने। अज्ञात का मतलब यह है कि आपको चुप कर रहना है, कई जिया अपराधी रहे रहनी, भूमिगत, कोई देखना नहीं चाहिए, वो अज्ञात है। जो आजकल का अपराधी रहे फिर पुलिस पकड़ी जेल में ले जा, उस समय ये चीजें हुआ करती थी, अज्ञातवास। यानी पांडवों को अज्ञातवास में रहना, अगर किसी ने पहचान लिया तो वापस आपको वनवास हो जाएगा। तो यहां का एक राजा था विराट, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भी लड़ा था। विराट राजा था, और इसकी राजधानी फिर क्या हो गई, विराटनगर। बहुत ही बढ़िया रट्टा मार ले, बैराट से बोले। मत्स्य जनपद की राजधानी, इन्हें चंबल नदी तक है, ऊपर पंजाब तक हो क्षेत्र, एक बड़ो जनपद हो मत्स्य। सर कौन सो क्षेत्र में काल बताई नहीं, जयपुर है, अलवर है, थोड़ा धौलपुर को क्षेत्र भी हो, थोड़ा करौली को, थोड़ा भरतपुर को भी। 10वीं किताब के अनुसार आंधी आ गई तारनेर, तू तारनेर में क्या कर रहे, सर जी मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं होता है, अभी क्या करूं आप भी बताओ। यहाँ थोड़ी लिख रहे पढ़ रहे याद कौन रहे याद है, कई बार क्या बूढ़ो पढ़ लेनी घिसर फसर हो जाए, कई बार कह रहे बोले छोड़ पढ़ना बहुत है, तो बूढ़ो पढ़ना एक तो एक ही चीज पढ़े, जी मान ले काल तू एक ही चीज पढ़े, के पढ़े के वीर विनोद को लेखक श्यामल दास है, मान ले काल तू पूरे दिन में एक ही चीज पढ़े, तो एक ही चीज तेरी याद रह जाए, क्योंकि पढ़ी तू एक चीज है। अब अगर तू 100 ग्रंथ पढ़ेगा तो ग्रंथ तो तेरे 15-20 याद रह जाएगा, लेकिन तन्ने कॉन्फिडेंस को नहीं आओ यार तो फिर तू कम कर दे, जब तेरे ज्यादा में हो रही है तो कम पढ़ ले, कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम बोलो ही पढ़ रहे, कोई बात नहीं, नौकरी थोड़ी 6 महीना लेट लाग जाएगा, क्योंकि इनका पोर्शन बांट, इनको डिवाइजेशन कर। जनपद 5 है, तेरे 5 नहीं याद हो रहा तो 3 कर ले यार, 2 काल कर ले, क्या फर्क पड़े चीजों, 4 दिन बाद हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना फर्क आ जाए, 4 महीने में जो चीज याद होगी वो 2 महीने से और छोटो कर ले। तो कई बार क्या ज्यादा पढ़ना दिमाग खराब हो जाए, बिना आ गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ो अपन किए पढ़े आपने किया, कॉन्फिडेंस नहीं आता। चलो देखो, और इसकी राजधानी तो मत्स्य जनपद तो थारे प्रभु याद रहनो ही रहना चाहिए, भक्तों थारा याद रहनो ही रहना चाहिए। और महाभारत में यहाँ का राजा कौन था, विराट था। विराट की पुत्री, देखो महाभारत का समय जो था, महाभारत के टाइम आ बात भी लिखेड़ी है 10वीं क्लास में, ई वास्तव में बताऊं, नहीं तो टाइम खराब कौन करूं।
महाभारत के टाइम पांडवा का नाम बताओ, बड़ो ही बड़ो युधिष्ठिर, बिंग बाद में फिर कौन हो गयो, अर्जुन हो गयो, मन बेरो कोने अर्जुन हो गयो शायद, बिंग बाद में मंजलो कोनो भीम, युधिष्ठिर अर्जुन भीम और नकुल और सहदेव, और एक फिर आगे पत्नी होगी कौन, पांचाली लिख दिया पूर्व मेरे, द्रौपदी। अब ये यहां आ गए, ये तो बड़े योद्धा थे, इनको कोई पहचान न ले, तो इन्होंने भेष बदले, अपने अलग अलग काम सौंप लिए। जैसे युधिष्ठिर जो है वो विराट के राजा का कंक बन गया था, कंक नाम आता है महाभारत में, कंक मतलब बिंगो टाइम पास करने, ताश खेलने, बीटे ताश को नहीं तो वो जुआरो सो पिछो खेल, ठीक है। अर्जुन जो है, अर्जुन इस समय ढोलकियों पड़ गयो, ढोलकियों मतलब क्या कि विराट की पुत्री थी उत्तरा ने डांस सिखाने लग गयो, यानी नृत्य कला सिखाने लग गया था ये, क्योंकि इसे 1 वर्ष के लिए नपुंसक होने का श्राप था किसको, अर्जुन को। तो वो जो उसने समय बिताया था वो यही बिताया था 1 साल का, 1 साल का अज्ञातवास था। तो उत्तरा को वो नृत्य सिखाने लग गया था, भीम जो रसोईया बन गया था, नकुल सहदेव घोड़ा वगैरह चला लगे। जब समय पूरा हुआ, विराट के राजा को पता चला बाद में कि ये सारे पांडव है, तब विराट के राजा ने प्रस्ताव रखा था अर्जुन के सामने कि तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लो उत्तरा से। तब पता है अर्जुन ने क्या कहा, क्योंकि हमारे संस्कार कितने अच्छे थे उस समय। तब अर्जुन ने कहा कि देखो उत्तरा तो मेरी चेली है, मेरी स्टूडेंट है, मेरी चेली के साथ, चेली बेटी के समान है, तो मैं इनके साथ ब्याह क्यों कर सकूं, कितना बढ़िया संस्कार आ रहे, एक आज गए। बोल तो फिर एक काम करो कि मेरा बेटो है, मेरी बेटी बना दियो, मेरो बेटो है कौन, अभिमन्यु, तो इसका विवाह किसके साथ कर दो, मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दो। तो इस उत्तरा का विवाह हुआ किसके साथ, अभिमन्यु के साथ, अभिमन्यु के और उत्तरा के पुत्र हुआ। अभिमन्यु महाभारत युद्ध में मारा गया। उसके बाद की स्टोरी है कि महाभारत युद्ध के बाद में, और वो एक बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का था, कौन, गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ने कसम खाई कि मैं पांडवों के पूरे वंश को ही खत्म कर दूंगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अभिमन्यु तो मारा गया, पांडवों को वंश खत्म होने वाला था, सिर्फ उत्तरा बचा। उत्तरा उस समय गर्भ के अंदर था, उत्तरा के पुत्र गर्भ के अंदर था, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला के गर्भ के अंदर ही पुत्र को समाप्त करने की सोची। गर्भ के अंदर उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कृष्ण के भी तो कुछ लगता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भांजा था इनका, अभिमन्यु भांजा था, उनका पुत्र था। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसके वंश को समाप्त नहीं होने दूंगा, और ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भी उसको वापस जिंदा कर दिया था उन्होंने, यानी उसकी गर्भ के अंदर ही परीक्षा हो गई थी, इसलिए वो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, परीक्षित। ये परीक्षित कौन था, ये पांडवों का ही वंश था। तो इनके ये बात लिखी गई है 10वीं क्लास की किताब, बस इतना ही लिखा है कि विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन से। अरे मैं क्या बता दियो, कहानी उल्टी बता दी है, सही बताइए नहीं, उल्टी तो कौन बोल गया, नहीं मैं सही बोलिए नहीं, क्यों करे, अभिमन्यु के पुत्र वहां परीक्षित, ठीक है। आई बताइए, अभिमन्यु पुत्र तो गर्भ में मारा था, श्री कृष्ण ने जीवित किया था, हाँ, तो उसको गर्भ के अंदर परीक्षा हो गई, ब्रह्मशीर अस्त्र, हाँ ब्रह्मास्त्र कह दो, ब्रह्मशीर कह दो, एक ही बात है। लैब असिस्टेंट की भूगोल का सिलेबस बताओ। अरे यार सिलेबस मैं थोड़ी बताऊं, मेरा काम थोड़ी है, सिलेबस तो देख ले यार, नेट ने तैयारी करे, तो एहसान तो कर दे खुद पर, मेरे पर थोड़ी करो, खुद पर कर दे है। एक बार मेरा नाम ले लो, फिर क्या हो जाओ, तेरा नाम ले RDX। हाँ सही बताइए नहीं स्टोरी, मेरे को कटी ऊंधी सुंदर ने सेट कर दी है, मैं बहुत पहले महाभारत देख रही है, अब थोड़ी इतनी याद को नहीं। महाभारत की कथा जब मैं चालू करूंगा नहीं, आना टाइम में महाभारत की कथा तो कराएंगा, थाने भी आना पड़ा, देखो उस कहते बूढ़ा भी हो जाओ, थार पोतन ले आना पड़े, लेकिन आओगा थे चल गुर्जे महाभारत की कथा, तब हम ये कहानियां सारी बताएंगे, वहां सारी कहानियां याद है। 10वीं क्लास में लिखेड़ी वास्तव में बताइए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यानी मेन जनपद कौन सा है, ये है मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराट। अब ध्यान रखना एग्जाम में पूछ क्या रहा है, वो अगर आपसे पूछ रहा है कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तब आपको करना है विराटनगर। अगर वो आपसे पूछे कि मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, तब आपको करके आनो है अलवर। क्यों, एकीकरण के समय मत्स्य संघ था, पहले क्या था, मत्स्य जनपद। दोनों चीजें ध्यान रख रही हो, जनपद तो महाभारत के समय था और संघ किसके समय था, एकीकरण के समय। तो दोनों ऊपर नोट लगा के साथ में लिखते जाना भाई, बहुत काम आएगी। अलवर साइड में एक जाति रहती थी, सर कौन सी जाति रहती, मानी बताओ। अलवर साइड में एक जाति रहती थी सालू,
वैशाली जनपद चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, जयपुर इसके आसपास था। मत्स्य जनपद की लड़ाई होती रहती थी। एक महान जनपद था जिसका नाम था चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। 16 जनपद अगर की नहीं याद करना है तो बिंगो में वीडियो डाल रहा कि ट्रिक सही डाला कि चेदी को मतलब चेरी, चेरी खाज शक्ति बढ़े, मती बढ़े, बुद्धि बढ़े, तो चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। बाद में इन दोनों का विवाद होता रहता था, सीमाएं नजदीक थी। महाभारत में भी इसका नाम आता है आपको। महाभारत में चेदी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था शिशुनाग, और हो सकता है बहुत सारों ने इसका नाम सुन रखा था। शिशुनाग ने शिशुपाल, इस शिशुपाल के टाबरो 30 पे ठेड़ी। शिशुपाल विवाह करना चाहता था रुक्मणी से, और रुक्मणी से विवाह कर लिया किसने? भगवान कृष्ण ने। तो बताओ बनेगी कौन बनेगी? भाई बात है थाली गर्लफ्रेंड कोई ब्याह कर ले, मैं कोई ब्याह कर ले थे, बताओ जलन करोगा कौन करोगा? करांगा गुरुजी, बस भाई कहानी है। गर्लफ्रेंड नहीं थी लेकिन विवाह करना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया रुक्मणी से। अब भगवान कृष्ण ने विवाह कर लिया रुक्मणी से, अब इन आपस में टीस। अब महाभारत के समय युधिष्ठिर ने एक यज्ञ का आयोजन किया, राजसूय यज्ञ। और राजसूय यज्ञ को आयोजन करे। राजसूय यज्ञ में किसी एक को महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा, यानी अग्र पूजा। इतना में अग्र पूजा की में। अब युधिष्ठिर के दरबार में तो भीष्म भी बैठा है, द्रोण भी बैठा है, कृपाचार्य भी बैठा है, लेकिन सगड़ा बोलिया कि अग्र पूजा के हकदार कौन है? भगवान कृष्ण है, यानी कृष्ण को बनाया जाए अग्र पूजा। सारा समर्थन कर दियो, और जैसे ही इन्हें अग्र पूजा के अधिकारी बनाया गया उसी समय विरोध किया शिशुपाल ने, और शिशुपाल मुंह छुट्टी गाड़ा काटे। यानी आज की गाड़ा गाड़ा में अंतर है, यानी आज तो आ कह दे के तेरा बाप कौन है, और आई बात भी टाइम शिशुपाल गाड़ियां निकाले, बोल तुझे तो तेरे पिता का ही नहीं पता, कौन तेरा पिता है, कौन तेरी माँ है, तू कभी ये बोलता है कभी वो बोलता है, तू तो चोर है। इस प्रकार से गालियां निकालता है। भगवान कृष्ण कह रहे डट जा, तेरी 100 गलतियां मेरी माफ करेड़ी है। वहीं पे बलराम वगैरह सब वहीं पे। तो कहा कि 3 गलतियां और बची कर ले, तो 3 गाली और निकाला वो। एक गाली एक मृत्युदंड के बराबर है। ये 3 गाली पूरी वह उसी समय भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं। कहां? उसी दरबार के अंदर। तो शिशुपाल वध कवि माघ की एक रचना है, और कवि माघ कहां के थे? भीनमाल के थे। ध्यान रखना, इस चीज को प्रश्न पूछा था अभी ग्राम सेवक के अंदर। शिशुपाल वध किसने लिखा था? कवि माघ ने। याद रह जा सीखे सर, एक बार मेरा नाम ले लियो, नाम ही लेता रूंगा मैं। आज उत्तर प्रदेश है। सोगाड़ी, हाँ सोगाड़ी माँ भी सिक्कर में आंधी आ रही है कि तो थे तो अंदर लो नहीं, आंधी आने दो नहीं सर। एलडीसी को एक बार को नहीं, ठीक है। बाद में मत्स्य जनपद मौर्यों के अधीन हो गया था। एलो जी इतना ही जनपदा में उल्लेख करेगा 10वीं क्लास की किताब में। वाह गुरुजी थे तो करा दे को नहीं किए। एक तो योद्धे बतायो, बस योद्धे का नाम है, बाकी गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में था। फिर मालवा जनपद है, टोंक के आसपास था। फिर मैंने बताया आपको सीवी जनपद, और मैन एक ही जनपद का उल्लेख है, कौन सा? मत्स्य। और एग्जाम में भी इसी को पूछा जाता है बार बार। मत्स्य जनपद की राजधानी पूछी जाती है, फिक्स है विराटनगर, बस विराटनगर। आलियो जी टॉपिक इज कंप्लीट। कौन सो जनपद? अब बताओ आगे चलूंगे, इजाजत दो। अगलो इसी के आगे टॉपिक लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। बताओ किसी के पास 10वीं किताब है तो कमेंट करके बताओ क्या लिखा हुआ है। बेरोज पढ़े थे, पढ़ रहा हो यही आ रहे हो लाइव। सूरतगढ़ से परिणाम सर, ऐप में कंप्यूटर अनुदेशन के बेंच जनरल साइंस की क्लास लगवा दो। क्लास लाग रही को नहीं सर? सेकेंड मैथ की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपको पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो मैथ की तैयारी करते यार, हमारे तो बेंच भला ही चलो। हाँ। महाभारत में बर्बरिक नाम के व्यक्ति का बर्बरिक श्याम जी को ही बोलते हैं। बब्बर शेर की तरह उनके बाल थे इसलिए उन्हें बर्बरिक कहा जाता है। बाकी बर्बरिक श्याम जी ने बोले। श्याम जी को मंदिर खाटू श्याम जी में, पूरे भारत में खाटू श्याम जी फेमस है यार। तन खाटू श्याम जी को कौन बेरो है? हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। 3 त्रिशूल, 3 जो तीर बने हुए ना वो उन्हीं का चिन्ह है। किसका? श्याम जी का। हाँ, राजपूतों की उत्पत्ति। करे शुरू। ओके करे सर। युधिष्ठिर के बाद भीम है, उसके बाद अर्जुन है। भीम ने मंजलो कौन बोले? बीच लो मंजले बोले। मेरे हिसाब भीम 3 नंबर है, बाकी ओस के 2 नंबर मन कन्फर्म को नहीं। बाकी मेरे यहाँ ध्यान में भीम को मंजला कहा जाता है।
हो सके आगे पीछे करती होगी मैं, कोई बात को नहीं तो कि एग्जाम में पूछे कि क्रम बताओ। बाकी हो सके भीम 2 नंबर पे हो सकता है, बाकी मंजिलो ध्यान में मेरे तो शायद महाभारत में मंजिला बोला जाता है, मंजिलो बीच लेन कौन बोलेंगे। चलो कोई बात नहीं, अर्जुन का अग्रज है क्या भीम। चलो आगे जो टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति। आपने एक टावरो राजा वेडो जगह को नाम हो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल प्रारंभ होता है और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु पे राजपूत काल समाप्त हो जाता है, यानी 12वीं शताब्दी के अंत 1192। तो ये 647 के लमसम यानी 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का समय राजपूत काल माना जाता है। एग्जाम में भी पूछा, जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, मुगल काल है, वैसे ही राजपूत काल है। यानी पूरे भारत में उस समय राजपूतों की सत्ताएं थी। कब? 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक। प्राचीन ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है, जैसे ह्वेनसांग कहीं क्षत्रिय शब्द का प्रयोग करता है, कहीं राजपूत शब्द लिखता है। यह भी आपकी 10वीं क्लास की किताब में लिख रहा है। अब बात यह कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई, आपकी 10वीं क्लास में 4 ही सिद्धांत दे रखे हैं, वो चारों के चारों सिद्धांत मैं आपको करवा देता हूं। तो हेडिंग डालो राजपूत काल, हेडिंग साथ साथ में लिखता जाओ। वसुधन के वीडियो तैयार है, अभी डालने में थोड़ी लेट कर दी, अभी डाल देंगे, ठीक है, अभी डाल दिया ना, अभी डाल देना। चलो करे शुरू। चलो ठीक है गुरु जी करो। सिद्धांत दिए गए हैं। पहली बात तो किसी जाति की उत्पत्ति के बारे में कन्फर्म कोई सिद्धांत नहीं है, अलग अलग सिद्धांत है जिनका हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कई सिद्धांत दिए गए हैं, आपकी 10वीं की किताब में दिया गया है वैदिक आर्यों की संतान, एक सिद्धांत तो दिया है वैदिक आर्यों की संतान, ठीक है। एक सिद्धांत दिया है कौन सा? अग्निकुंड सिद्धांत। जिता देड़ा बिताई पढ़ लिया और बहुत इजी तरीकों में याद करवा दी, टेंशन लेने। एक सिद्धांत दिए राजपूता की उत्पत्ति क्या हुई है? ब्राह्मणा। और एक सिद्धांत दिए कौन सो? विदेशी, विदेशियों से मानी जाती है। किसने दिया, क्या दिया, बस आपकी 10वीं की क्लास में इतना ही दे रखा है, हम इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फेमस सिद्धांत है ना दोस्तों वो पढ़ लेते हैं, वो सिद्धांत है अग्निकुंड सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत के बारे में सबने नॉलेज है, एक एक बच्चे नॉलेज है। वो सिद्धांत पढ़ने, ओ सिद्धांत भाई जी कुण दियो, ओ सिद्धांत दियो पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई दियो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसने लिखा? गुरुजी चंद्रवरदाई लिखो। पृथ्वीराज रासो में ओ सिद्धांत चंद्रवरदाई दियो। पृथ्वीराज रासो बहुत फेमस ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। तो भक्तों के कह रहे हैं चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो कह आबू पर्वत है, यो लो आबू पर्वत। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि यज्ञ करया करतो। वशिष्ठ ऋषि को नहीं, कई ऋषियों का नाम लिख रहा है 10वीं किताब में। विश्वामित्र को लिख रहा है, गौतम को लिख रहा है, अगस्त्य ऋषि को, 3 ऋषियों का नाम लिख रखे। ऋषि मुनि यज्ञ करता और जकार मी है वे पहली भी होता, आजकल भी और आगे में जहां गांव में थे भागवत कराओ तो पड़ोसी गोचो करे, वे राक्षसा की श्रेणी में आ जहां थे कोई बढ़िया काम कर रहे हो धर्म को, भीम कोई टांगड़ा वही राक्षस है। बाकी आप उन्हीं राक्षस के दांत आगे वगैरह ऊपर सिंह निकले होगा, आपने अंदर ही राक्षस है। हम लोगों में देवता है, हम लोगों में राक्षस है। तो बताओ राक्षस प्रवृत्ति का लोग आता और आगे यज्ञ में कभी मांस गिर जानो और कभी हड्डियां गिर जानो और ऋषि हो गया परेशान। फिर गुस्सो आयो वशिष्ठ ऋषि ने, बोल थम जाओ था मैं बताऊंगा। वशिष्ठ ऋषि 10वीं क्लास की किताब में लिखे शुरुआत में 3 राजपूतों की उत्पत्ति की। वैसे तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान ये क्रम है, लेकिन 10वीं किताब में लिख रहा है परमार, चालुक्य, प्रतिहार। 3 राजपूतों की उत्पत्ति करी, प्रतिहार, परमार और चालुक्य। इन तीनों से वो राक्षस रुके नहीं, तब एक बड़ा यज्ञ किया और शस्त्रों सहित एक चौथे योद्धा की उत्पत्ति की और उस चौथे योद्धा का नाम था चौहान। यह सिद्धांत किसमें दिया गया है? ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रवरदाई ने दिया, जिस सिद्धांत को कहा जाता है अग्निकुंड। यानी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई पृथ्वीराज रासो के अनुसार। यह सिद्धांत बड़ा ही विवादित सिद्धांत है, बड़ा ही प्रचलित सिद्धांत है, बहुत बार एग्जाम में इस सिद्धांत को पूछा भी गया है। धीरे धीरे इस सिद्धांत को वर्तमान साइंस इस सिद्धांत को फिर स्वीकार नहीं करती कि भी अग्नि से बच्चे कैसे होंगे ये बताइए। फिर इस सिद्धांत को एक तरीके से तोड़ा गया कि ऐसा तो नहीं हुआ है, कोई तरीका तो हुआ होगा, तभी यह सिद्धांत लिखा गया। तब यह माना गया, जैसे टोड वगैरह ने इस बात को भी कहा है। 1 मिनट रुको,
तब इस सिद्धांत को तोड़ा गया। ठीक है, तोड़ा गया तो ऐसा कहा गया कि हो सकता है बच्चों कि विदेशी, जैसे तोड़ता है इसको, कि विदेशी लोग यहाँ आए, यहां ही रहने लगे, फिर उनका अग्नि संस्कार हुआ। जिया मान लो कि मैं थाने अग्नि की सौगन खुआगे थान हथियार दे दू थे, हो तो कोई और जाति का थे, हथियार ले लिया तो एक नई जाति भी तो बन जाए। बहुत सारी जातियां बनी है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 चीजें देके सिखों को बनाया, तो उसी प्रकार हो सकता है कन्वर्ट किया गया होगा अग्नि की सौगन खिला के। टोड ये बात बोलता है, इस सिद्धांत को थोड़ा सा कन्वर्ट करता है। बस इतना याद रखना है, अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने दिया, पृथ्वीराज रासो में दिया, चंद्रवरदाई ने दिया, पृथ्वीराज रासो में दिया, चंद्रवरदाई ने दिया, पृथ्वीराज रासो में दिया। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, यह सिद्धांत किसने दिया? आपको तो इतना ही पूछेगा कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से कौन मानता है, तो आपने तो सीधो सीधो याद रखिए ब्राह्मणों से मानने वाला इतिहासकार खुद ब्राह्मण है, जिसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। दशरथ शर्मा इसका विरोध कर रहा है, शर्मा तो वो भी है, लेकिन दशरथ शर्मा आप भी याद कर लिया, राम के पिता को नाम दशरथ हो और राम सूर्यवंशी थे, तो दशरथ शर्मा वैसे क्या मानता है? सूर्यवंशी मानता है। तो गोपीनाथ शर्मा एक डॉक्टर भंडारकर, ये दोनों राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं? ब्राह्मणों से मानते हैं। इन्होंने कई सबूत भी पेश किए। इन्होंने कहा कि गुहिलों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई है। बिजोलिया शिलालेख में भी राजपूतों की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणों से मानी गई है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया। राजशेखर नाम का ब्राह्मण का विवाह अवंती की सुंदरी के साथ हुआ, उसी आधार पर ब्राह्मणों से मानी गई। गोपीनाथ शर्मा ने तो यह सिद्धांत भी दिया कि गुहिलों की उत्पत्ति नागर जाति के ब्राह्मणों से हुई। ये बात खुद कुंभा स्वीकार करता है गीत गोविंद में, जयदेव के गीत गोविंद में ये लाइनें लिखी गई है। यानी जयदेव के गीत गोविंद में कुंभा खुद कहता है कि हमारी उत्पत्ति नागर जाति के ब्राह्मणों से हुई, लेकिन दशरथ शर्मा इस सिद्धांत का विरोध करता है कि ऐसा नहीं है। अब टाबरिया क्या नहीं आसी आ रही है, पहले तो मैं तो सीधो ट्रिक बताए सर। रीड लेवल सेकेंड विद्यालय विषय हिंदी का कोर्स कितने का है? देख लिया। अरे वाह सर जी, मैं सेकेंड ग्रेड की तैयारी करूँ हीरो ही करूँ। अरे रीट को किसी यार एक चीज तो बताओ थे, मन शर्मिंदो क्यों करो थे? फीस क्या मैं पूछो यार, हमारी क्या फीस है? सबसे कम फीस हमारी मिलेगी आज भी आगे भी। जिस समय आपके सितारे बुलंदी पे हो उस समय किसी को ठगना नहीं चाहिए। आपको पता है एयरटेल कंपनी थी, अब भी है, थोड़ी बहुत अवशेष है, लेकिन आपको पता है शुरुआत में कितने नियम लगाए थे उसने? रोमिंग के पैसे, इनकमिंग के पैसे, त्योहार आता था तब मैसेज के पैसे, रिचार्ज 1 GB होता था 2 दिन चलता था। आज इसीलिए जब आज मैं मान लो कि जयपुर पढ़ाऊं तो 15 से 20 हजार फीस भी रख सकता हूं, और इस समय तो जीके जड़ गया रीट में। रीट में अगर मैं वर्तमान में जयपुर में पढ़ाऊं तो कम से कम 20,000 बच्चे पढ़ा के आऊं, अगर 3,000 फीस मिनिमम करूं तो भी। और जहां मैंने पढ़ाया वहां फीस सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब मेरी सबसे कम है, क्योंकि मुझे पता है अब सही चलूंगा तो ही आगे लंबा चल पाऊंगा, क्योंकि बच्चा तो आएगा ही, मुझे पता है फीस कितनी रखो वो आएगा। तो इस समय मुझे ठगना नहीं चाहिए ताकि मैं लंबा चल सकूं, क्योंकि ये काम मुझे उम्र भर करना है, 1 दिन या 2 दिन नहीं करना है, 2 महीने 2 साल के लिए नहीं पढ़ा रहा मैं, हमेशा मुझे यही करना है, हमेशा बच्चों को पढ़ाना है मुझे किसी तरीके से। तो फिर काय की फीस यार, हम कहाँ फीस लेते हैं? आपको पता है सबसे कम फीस के लिए सबसे पहले फीस हमने ही कम की है। ऑनलाइन में सबसे कम, ऑफलाइन में सबसे कम, लेते क्या यार? फिर थे क्या भी करो बेटे, फीस क्या पूछो, फीस पूछी शर्मिंदा ना करे करो। जिदा हो गया थे बेटे, आपको टाबर हो रहे होने लाग रहे था, टाबर को रहे आप थे जगह ने बन मौको खुद मिले नहीं बांगे भी हो यार। एक है सर जी मैं सेकंड ग्रेड ही सर, मैन हाउस कीपर दोनों परीक्षा एक ही दिन है, वो मन कौन बेरो भाई, वो तो देख सरकार ने पूछ। तो बोला दशरथ शर्मा कह रहे यहाँ को नहीं। राजपूत क्या करते थे? राजपूतों का जो पुरोहित होता था, पंडित होता था, कई बार राजपूत वो पुरोहितों की गोत्र स्वयं लगाने लग जाते थे। इस वजह से ये भ्रम हुआ है कि राजपूत ब्राह्मणों की संतानें वो गोत्र लगाने लग जाते थे। ये इस सिद्धांत का खंडन किया गया। अब जो सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत क्या दिया? अग्निकुंड, याद हो गयो। दूसरो ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मानने वाला ब्राह्मण ही है खुद गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर भंडारकर, ठीक है। फिर है वैदिक आर्य। सर ये वैदिक आर्य कौन है? आर्य आपको वैदिक सभ्यता में पढ़ा था, आर्य एक जाति है। यानी आपने रामायण देखी है क्या, जिसमें भगवान राम के लिए कहा गया है कि हे आर्य पुत्र, हे आर्य पुत्र। महाभारत में भी ऐसा हुआ है। यानी उस समय क्षत्रियों को क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। ये मान लो जो लड़ाकू जाति थी वो,
यानी क्षत्रिय उस समय के क्षत्रिय थे। राजपूत शब्द तो बहुत बाद में आया है, राजपूत से पहले जैसे महाभारत में राजपुत्री शब्द जरूर आया है, कई जगह राजपूत शब्द नहीं आया है। तो ये जो क्षत्रिय शब्द था, वो जो आर्य थे, भगवान राम भगवान कृष्ण, वो जो आर्य थे वो क्षत्रिय थे, और वही बाद में राजपूत बने होंगे। यह सिद्धांत कहलाता है वैदिक आर्यों की संतान, जिसे सबसे ज्यादा राजपूत भी इसी सिद्धांत को ज्यादा स्वीकार करते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया, कैसे याद करोगे, वैसे वैदिक वैसे वेद्य, पुणसो वेद्य सीवी वेद्य, सीवी वेद्य इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि राजपूत किनकी संतानें हैं, वैदिक आर्यों की संतानें हैं। बाकी एक इतिहासकार और भी स्वीकार करता है जिसका नाम है डॉक्टर ओझा। दोनों नाम याद कर ले, यू एग्जाम में सीधो सीधो पूरा डिटेल नहीं करके मैं इतना ही बता रही हूं एक बार, जितना आपकी किताब है। बोले भी क्षत्रिय लोग क्या रखते थे, घोड़ा रखते थे, अश्व रखते थे, अस्त्रों की पूजा करते थे। वही काम राजपूत कर रहे हैं, घोड़ा वगैरह रखे, अस्त्र की पूजा करे, विजयादशमी करी जानी। और आर्य जो है वो बलि प्रथा और यज्ञ में विश्वास रखते थे। राजपूत भी जो है वो बलि और यज्ञ में विश्वास रखते हैं। और आर्यों के जो शरीर था वो शरीर गंठीला था, लंबा था, नाक भी लंबा था, तो सिर जो है आर्यों के लंबा सिर था। वही सारी की सारी जो शरीर की रचना है वो राजपूतों की है। तो उस हिसाब से माना गया कि राजपूत किनकी संतानें हैं, आर्यों की संतानें हैं। हर जाति की शरीर की संगणना शरीर के आधार पर भी बहुत सारी जातियों को बांटा गया है, क्योंकि इस जाति का बहुत से लोग चाल देख के बता देते हैं। महाभारत में आपने देखा होगा कि महाभारत के समय जब अर्जुन वगैरह जाते हैं, ब्राह्मण बन के जाते हैं द्रौपदी के स्वयंवर में, और जैसे ही सारे राजा जो है वो स्वयंवर में धनुष बाण आंख में नहीं लगा पाते, तब अर्जुन चलता है, तब उसमें बराबर में सारे राजपूत बैठे होते। तो वो देखिए ब्राह्मण बन के आया था अर्जुन, तब वो सारे बात करते हैं कि यार ये चाल से ब्राह्मण नहीं लग रहा, ये क्षत्रिय लग रहा है। तो आदमी चाल से भी पता चल जाता है, शरीर से पता चल जाता है। तो शरीर की रचना के आधार पर भी जातियों को बांटा गया है। तो आर्यों की जो शरीर की रचना थी वही राजपूतों की रचना है, तो इस आधार पे, और उनके जो रीति रिवाज थे वही राजपूतों के रीति रिवाज है। तो इस आधार पर यह माना गया कि राजपूत किनकी संतानें हैं, आर्यों की। ठीक है, लास्ट एक सिद्धांत और बच्चों है, पुणसो विदेशी मत। तो ध्यान रहे, राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताने वाला खुद इतिहासकार विदेशी राजपूत इस मत को कतई स्वीकार नहीं करते। तो विदेशी हम बताना रहा, पुणे टोड है और पुणे स्मिथ है, पुणसो स्मिथ, वीए स्मिथ, किताब में दो ही दिए गए हैं। अब देखो कौन किसको मानता है। टोड जो है राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीथियन जाति से मानता है। यह प्रश्न आपके पटवार में बहुत पहले आया था। राजपूतों की उत्पत्ति शक और सीथियन जाति से कौन मानता है, शक और सीथियन जाति से टोड मानता है। वीए स्मिथ राजपूतों की उत्पत्ति हुणों से मानता है। एक कन्नीगम भी है, कन्नीगम राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से मानता है। ये अलग बता रहा हूं, किताब में नहीं दिया, कैसे याद करोगे, कैसे कन्नीगम कैसे कुषाण। कन्नीगम राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से। वाहु शक्ति कपूर और वाहु वीए स्मिथ किससे मानता है, हुणों से। बाकी बच की शक और सीथियन। टोड ने यह तर्क दिया कि जैसे विदेशियों भारत शक और सीथियन आगे की परंपरा निपैगी बा राजपूत है। बोल बताई माने एक दो, बोले एक दो तो है आंगी रीति रिवाज है, विशी रीति रिवाज मारिए। बोले अच्छा रीति रिवाज होना मतलब वंश गए। जैसे हम राजस्थान में रह रहे हैं, कई जातियां हैं, जाट भी है, राजपूत भी है, चारण भी है, ब्राह्मण है। क्या सबकी रीति रिवाज एक जैसी नहीं है? तो सारे क्या एक ही वंश से हुए? क्या वंश तो अलग अलग है। रीति रिवाज मिलने का मतलब ये नहीं कि उत्पत्ति बोले तो और बोले और क्या देखो थे घोड़े की पूजा करे, माला भी करे, ऐसो ही पूजा करे, माला करे। बोले बावड़ी बात कौन करे टोड, घोड़ो पूजो में आज करने लगे थे तो बाया बाद में घोड़ा पूजा तुम्हारे भगवान राम के टेम हो तो अरे घोड़ा रखता था भगवान राम में, घोड़ा रखते थे वो। हथियारा ही पूजा भी होने का मतलब वो कौन, झूठ ना बोल, ये क्या है वैदिक आर्यों की संतानें था। लो मत जो है वो मैं स्वीकार कौन करा। बाकी एग्जाम में अगर पूछा एग्जाम में वो मत स्वीकार करी जाए तो अपन एग्जाम के हिसाब के करनो है इन्हें। आलो टापरो के कौन समझ में आयो, टॉपिक की पूरो गयो कि तो सुनो टॉपिक है। सर नोट्स बना रही हूं मैंने, आपसे नोट्स की फोटो भी भेजी है। सर नोट्स भेजी है तो देख लेंगे दिव्या। सर मैं थोड़ा सा डिमोटिव हो रहा हूं, प्लीज कोई मोटिवेशन लाइन सुना। अच्छी सुनाई रही आपको। अरे मोटिवेशन गोली जी तो असर करे नहीं, 4 घंटा मोटिवेशन कितनी देरी कौन करे। सुने से तो लगा फाड़ दूंगा, बा कर दूंगा, क्या कर दूंगा। खुद का मोटिवेशन है यार, खुद मोटिवेशन। दूसरा देख देख के मोटी लगाई कुत्ती कितनी देर शिकार करेगी पावड़ो। हाँ करांगा, एक मोटिवेशन डालांगा।
सर आपकी ये क्या चेतक, हाँ चेतक अपनी कोई बात। हाँ ग्राम सेवक के जो बेंच है वो नए बेंच लॉन्च करेंगे, ग्राम सेवक और पुलिस के भी लास्ट अब ऑफर देंगे 300-400 का, कल दे देंगे, अपरस्यू दे देंगे, वेट करो उसके बाद फिर करेंगे। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, साथ साथ में नोट्स लिखते रहना, सारा नोट्स आगे घरे आगे एक जना का चेक करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।